हाय तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन सीखने जाएंगे। इससे पहले हमने कुछ प्रोनाउंस आपको पहले से करवा दिए हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और भी बहुत सारे प्रोनाउंस आपको हम पहले करवा दिए हैं। आज इस वीडियो में जो है हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन कराएंगे। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल प्रोनाउंस हैं। जितने भी प्रोनाउंस हैं उसमें आपको वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल और वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस भी है ये भी कह सकते हैं, बिकॉज़ इसमें आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा, साथ में आपको कैसे हम सेंटेंस में क्लॉज को यूज़ करते हैं, कैसे हम एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज में ऐड करते हैं, ये सब ये सीखेंगे। साथ में इसी में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर ग्रामर हमें नहीं आती है तो लिखने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। भले ही आप बोलने में कुछ बोलते हैं और सामने वाला समझ जाता है, लेकिन ग्रामर तो ग्रामर होता है। तो ये चीज़ आपको भी इसी रिलेटिव प्रोनाउन में समझ में आ जाएगा कि अगर ग्रामर हमें नहीं आती है तो इसका क्या सब जो है वो मीनिंग हो सकता है, अगर हम शुद्ध अर्थ की बात करें, शुद्ध भाषा की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। बिफोर नोइंग अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन, आई वांट टू टेल यू दैट relative pronoun shows the relation between the two clauses sentences there, and it always says that where is the subject, where is the object in the sentence, as well as it also shows the subject and object of the subordinate clause or the main clause, principal clause, embedded clause, dependent clause, or you can say independent clause here, because these are the clauses I would teach you. But in the clause chapter, when you are studying in the advanced grammar, I will teach you in detail about all these clauses, about noun clause, adverb clause, adjective clause, because these clauses are also very important for us. And without knowing about these clauses, we can't make the large sentences together. We can't make a paragraph, and we can't contract the whole information into a single one sentence or paragraph by using commas or other punctuation marks there. So it is very important to know the clause. So the clauses start with the relative pronoun, because relative pronoun is the pronoun where clauses are used there. I will at first synthesize the sentence, then again I will analyze the sentence, because analysis and synthesis will make you more strengthful to know about relative pronoun, and I hope that you would enjoy a lot. तो चलो शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, ठीक है। अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन को जानने से पहले, ठीक है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले भी कुछ क्लासेस में हमने सेंटेंस के बारे में बताए हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है। देखिए, सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं शी इज़ रनिंग ऑन द रोड, ओके। तो शी इज अ सब्जेक्ट और इज रनिंग ऑन द रोड ये है प्रेडिकेट, ओके। लेकिन ये है तो प्रेडिकेट, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो इस तरह के भी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो जो हम यह कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एक क्लॉज को या सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए, जिससे कि एक आपका सेंटेंस बन सके। अब आप कहेंगे कि क्या एक वर्ड से खाली सेंटेंस नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है सेंटेंस केवल एक वर्ड से। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे कम, ये भी एक सेंटेंस। आप कहेंगे सेंटेंस कैसे है? हम आपको बताते हैं। देखिए हम बोलेंगे कम, तो क्या करना है, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये भी तो सेंटेंस है, आओ। लेकिन इसमें भी यू छुपा हुआ है। कौन है छुपा हुआ? यू कम। तो आ गया ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो जब ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें कॉमा लगाते हैं यू कम, तो इसका मतलब होता है तुम आओ। लेकिन अगर कॉमा हटा देते हैं तो इसका मीनिंग होता है तुम आते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाएगा ये, तुम आते हो। अगर कॉमा यूज़ कर देंगे तो तुम आओ इधर, यहाँ आओ, यू कम हियर, यू कम।
और अगर हमने कॉमा को रिमूव कर दिया तो इसका मीनिंग हो गया यू कम, मीन्स तुम आते हो। तो है ना, जब आप नहीं ग्रामर जानेंगे तो देखिए क्या इसका डिफ़ॉल्ट होगा और क्या जो है मीनिंग जो है वो मीनिंगलेस की ओर पहुंच जाएगा या कुछ से कुछ मीनिंग बनने का यहाँ पे एक कोशिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए, ये सेंटेंस है या क्लॉज है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है, तो अभी तक आप अधिकतर लर्नर्स, स्टूडेंट्स जो हैं आप यही पढ़ते आ रहे होंगे कि ये एक सेंटेंस है। कहेंगे कौन सा सेंटेंस है? तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हम सेंटेंस के पार्ट्स भी कराएंगे आगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, लेकिन ये एक क्लॉज भी है। आप कहेंगे क्यों क्लॉज है? क्योंकि एक इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब भी है और साथ में ये कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, क्या सारे क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते हैं। सारे क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। तो जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, ध्यान से सुनना, जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं वही क्लॉज बाद में बन जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसके और भी नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल यही बन जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, और किसी किसी ग्रामर बुक में बहुत कम देखने को मिलता है, इसी का नाम होता है एम्बेडेड क्लॉज। एम्बेडेड क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये ऐसे क्लॉज होते हैं जिसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये जब भी ये क्लॉज बनते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और एम्बेडेड क्लॉज, तो ये हमेशा जो है इस तरह के क्लॉज पर आश्रित रहते हैं जिसका मीनिंग पूरा होता है ऑलरेडी। और ये जो ऊपर वाला जो क्लॉज होते हैं जिसके मीनिंग पूरे होते हैं उसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट या इसे कहा जाता है मेन, MEAN, मेन क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप एडवांस ग्रामर का आपका दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब जो डोर है यहाँ से ओपन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े आपके आप पैराग्राफ राइटिंग्स करते हैं, आपको आर्टिकल राइटिंग करनी होती है, आपको स्पीच देनी होती है कहीं पे, तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना बना के बोलने का या लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं अच्छे से तो आप आसानी से कनेक्टर्स की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज और ये है प्रिंसिपल क्लॉज, या इसी को मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। अब जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसमें बहुत आसानी से दिख जाएंगे कि कैसे ये आपको ये वाला जो क्लॉज है ऊपर वाला ये प्रिंसिपल बनेगा और कैसे ये डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसी कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है कि ए रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस ए डिपेंडेंट क्लॉज एंड कनेक्ट्स टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है कि डिपेंडेंट क्लॉज के बारे को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब ये क्लॉज के बारे में बताता है, और इसको क्या करता है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज इस तरह का होगा इससे इसको कनेक्ट कर देगा, मीन्स जोड़ देगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम और अच्छे से जो है आगे समझते हैं कि कैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे। इसमें एक होता है उसको डिफाइनिंग और दूसरे को नॉन डिफाइनिंग कहा जाता है। किसी किसी बुक में इसको कहा जाता है आपका रिस्ट्रिक्टिव और इसको CONTINUOUS कंटिन्यूस। किसी किसी बुक में ये आइडेंटिफाइंग या नॉन आइडेंटिफाइंग भी कहा जाता है। अब ये डिफाइनिंग, रिस्ट्रिक्टिव, आइडेंटिफाइंग, नॉन डिफाइनिंग, कंटिन्यूस और नॉन आइडेंटिफाइंग क्या होते हैं, आखिर इस दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ये आपको जानना है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, तो ये देखिए, जो नॉन डिफाइनिंग, कॉन्टिन्यूस और नॉन आइडेंटिफाइंग वाले होते हैं इसमें आपको कॉमा लगा देना होता है, केवल कॉमा का यूज़ होता है। और ये कॉमा आपको यकीन नहीं होगा, ये इतना बड़ा कमाल करता है ग्रामर में कि जब भी आप इस कॉमा को के यूज़ को समझ जाएंगे तो शायद आप ग्रामर
में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक अभी शुरू में बताया था, यू कॉमा कम, मीनिंग हो गया कि तुम यहाँ आओ, और कॉमा को रिमूव करके बोलते हैं यू कम, मीनिंग हो गया कि तुम यहाँ आते हो। तो इसी तरह का मीनिंग इसमें होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें साफ दिया हुआ है कि डिफाइनिंग, रिस्ट्रिक्टिव और आइडेंटिफाइंग, और ये है नॉन डिफाइनिंग, कंटिन्यूअस, नॉन आइडेंटिफाइंग। इसका मतलब है कॉमा उसमें यूज़ किया जाता है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देना होता है तो उसमें कॉमा आता है, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है तो उसमें कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूँ और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस कैसे लिखे जाते। देखिए, माई वाइफ who lives in Canada came here। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कॉमा को पुट नहीं किया, यहाँ पे माई वाइफ के बाद कॉमा का यूज़ नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि मेरी बहुत सारी पत्नियों में से, मेरी बहुत सारी पत्नी, ठीक है, जो कनाडा, उसमें से कोई एक पत्नी, ठीक है, मेरी बहुत सारी पत्नी में से कोई एक पत्नी जो है कनाडा में जो रहती है वो यहाँ आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अगर इसका नॉलेज आपको अच्छे से नहीं हो पाता है, हालांकि हम ये बात बता रहे हैं लेकिन कुछ टीचर्स भी इसको बता रखे हैं, कुछ आपको वीडियोस देखेंगे उसमें मिल जाएंगे, कुछ बुक्स है जैसे आर पी सिन्हा की बुक है उसमें भी आप ये चीज़ खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जस्ट आपका हो गया एक तरह से ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आप कॉमा को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉमा को आप यूज नहीं कर रहे हैं। और एक बात मैं और कह देता हूँ कि अगर किसी आदमी का एक से अधिक वाइफ है या हो सकता है, ऐसा होते हैं किसी किसी के 2 वाइफ 3 वाइफ्स या 4 वाइफ होते हैं, तो अगर किसी के 2 वाइफ्स 3 वाइफ्स 4 वाइफ्स 5 वाइफ्स हैं, अगर इस तरह से है तब तो ये सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन अगर कुछ कल्चर में एक ही आपका, जिसको मोनोगेमी कहा जाता है, एक ही विवाह आप कर सकते हैं, बाइगेमी नहीं कर सकते हैं या और विवाह नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में ये सेंटेंस बिल्कुल जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमेशा जो है मोर देन 1 को बताता है, मोर देन 1 को, क्योंकि आप कॉमा को पुट नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन ये उठता है कि मेरी वाइफ तो है, पता तो है कि कौन है, तो फिर इसमें कॉमा लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये चीज़ सीखनी पड़ती है। दूसरा चीज़ एक इसमें और है कि क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माई वाइफ्स लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, माई वाइफ्स, वाइफ को प्लूरल बना दें डायरेक्ट और हु यहाँ पे लिख दें, और अब ये प्लूरल है तो इसके लिए हमने यहाँ पे लीव कर दें और इन कनाडा हो गया, कनाडा। ऐसे अगर हम लिखें, इस तरह से अगर सेंटेंस लिखें डॉट डॉट आगे, तो क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ भी तो वही मीनिंग हो गया जो यहाँ पे मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? इसके अकॉर्डिंग टू हमने इसको बना दिया, क्योंकि ये प्लूरल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग टू ये आया है, लिव आया है, प्लूरल वर्ब आया है। यहाँ पे सिमिलर है तो इसीलिए यहाँ पे सिमिलर वर्ब आया है। लेकिन जब ये ऐसे बनता है तो इसका मीनिंग भी प्लूरल ही होता है इस तरह से। तो इसको एक बनाने के लिए, ठीक है, इसको केवल एक बनाने के लिए, केवल सिंगल बनाने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना होता है। माई वाइफ कॉमा, इसका मीनिंग हुआ कि केवल मेरे वाइफ के बारे में कहा जा रहा है और उसी के बारे में आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके कॉमा लगाते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। एक तो मेरी वाइफ है, दूसरा हमारे वाइफ के बारे में बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो कनाडा में रहती है। कहाँ रहती है? कनाडा में रहती है। ठीक है, तो माई वाइफ हु लिव्स इन कनाडा
केम हियर, यहाँ भी एक कॉमा लग जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आपने यूज़ किया है ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं किया गया है, और इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ होने के कारण इसको हमने क्या किया है, नॉन डिफाइनिंग और कंटिन्यूस या नॉन आइडेंटिफाइंग में हमने इसको रख दिया है। ठीक है, अब देखिए यही सेंटेंस कितना अच्छा लगेगा अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, माई सन हु लिव्स इन कैनेडा केम हियर। मेरे बहुत सारे बेटे हैं, मेरे बहुत सारे बेटे हैं, उनमें से एक बेटा जो कनाडा में रहता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में या जब आपको कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए, कह दिया जाए बताइए इसमें करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है, तो आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा है। इतना तक तो चलिए कॉमा का पता लग गया आपको कि कॉमा का यूज़ किया जाता है कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, और कॉमा का खास करके यूज़ किया जाता है यहाँ पर मैं ये जो पहला वाला ये जो वर्ड यूज़ किया है मैंने, इसके बारे में और अधिक बताने के लिए, मतलब कि जो व्यक्ति यहाँ पे लिखा गया है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, वो बिल्कुल आइडेंटिफाई हो चुकी है, बिल्कुल आइडेंटिफाई। ठीक है, और उस आइडेंटिफाई तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिफाई तो हो चुका है, लेकिन इसको बगैर कॉमा का हमने लिखा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इसी सन के बारे में और अच्छे से इसको डिफाइन किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक जस्ट लाइक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे बेटों में से एक बेटा जो कि कनाडा में रहता है वो यहाँ आया है ना। बहुत अच्छा सेंटेंस। तो चलिए अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं। देखिए जैसे कि ये चैप्टर है प्रोनाउन का, ठीक है, और ये जब हम बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस तो ये बन जाता है आपको एडजेक्टिव क्लॉज। आप कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बनते हैं? क्लॉज भी मैंने आपको बता दिया क्लॉज क्या होते हैं। तो क्लॉज होते हैं किसी सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होते हैं या प्रेडिकेट होते हैं जो पूरी मीनिंग को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है माई वाइफ केम हियर। देखिए इसमें पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं? लिखते हैं माई वाइफ केम हियर। दूसरा है माई वाइफ लिव्स इन कनाडा। यहां गौर से देखिए, एनालिसिस करने के बाद जब दो सेंटेंस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विश्लेषण कर देते हैं हम इस सेंटेंस का, तब यहाँ पे माई वाइफ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्लूरल है, बहुत सारे वाइफ हैं जैसे मैंने शुरू में बताया, बल्कि अभी ये लग रहा है कि एक ही वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ भी माई वाइफ रिपीट है, यहाँ भी माई वाइफ रिपीट है ना। तो इसी कारण से एक वाइफ को रिप्लेस करने के लिए माई वाइफ क्या है? यहाँ पे नाउन है, और एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे माई वाइफ के बदले हुआ गया, एक वाइफ को एंड कर दिया, यहाँ दूसरा वाइफ रिपीट नहीं किया गया है। माई वाइफ मतलब मेरी पत्नी, जो मतलब जो कौन? मेरी तो पत्नी है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है कि ये अपने से पीछे मुड़ के देखता है, इसी को कहा जाता है एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती हिंदी में। ये हमेशा क्या करता है? अपने से पीछे जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं इसको देख करके यहाँ पर में ये अपने आप को स्थान बनाता है कि यहाँ पे हु आएगा, कि होम आएगा, कि हुज आएगा, कि वेयर आएंगे, कि व्हेन आएंगे।
दैट आएंगे या विच आएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ स्टडी करना है, लेकिन हम आपको बहुत बेसिक चीज़ बताएंगे। और भी बहुत सारे क्लासेस होंगे इसके, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को जो है डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको सीखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज लगा हुआ है, हु लिव्स इन कनाडा, अगर हम इसको ये माय वाइफ से मैं इसको हटा दे, देखिए माय वाइफ की जगह पे ही तो था, अगर हम यहाँ पे लिख दें हु लिव्स इन कनाडा, तो क्या ये सेंटेंस बन पाएगा, एक एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या इस सेंटेंस की मान्यता होगी? क्या हम ऐसे सीधे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इस सेंस में जब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो इसी गलती से बचाने के लिए इसी सेंटेंस को कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या एम्बेडेड क्लॉज जो मैंने पढ़ाया है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक होते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें से एडजेक्टिव क्लॉज का यहाँ पे यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। क्यों बन गया एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि ये नाउन, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। यहाँ पे पीछे कौन सा है? नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। इससे यहाँ पे हो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है यहाँ तक, अब तो समझ में बिल्कुल हमको लगता है कि आ गया होगा। चलिए, तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, मैं वाइफ केम हियर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज की पहचान होती है कि इससे किसी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में कंप्लीट होती है, इसे किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण से इसका नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया है, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं पीसी, पीसी मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज, या एससी, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज, एमसी मेन क्लॉज, एमसी मीन्स मेन क्लॉज, या आपका हो गया इसमें आईसी मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। और नीचे वाला जो है ये है आपका एससी। देखिए मैं इस साइड में लिख देता हूँ एससी या डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज या ईसी मीन्स एम्बेडेड क्लॉज। और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या ईसी मीन्स एम्बेडेड क्लॉज के 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन यहाँ जो इसमें यूज हो रहे हैं वह है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यहाँ पे यूज है। मैंने बताया क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करे। किस नाउन को? तो माय वाइफ को। देखो यहाँ पे हु माय वाइफ, वाइफ क्या है? नाउन है। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कह रहा है कि वाइफ किस तरह के है, कहाँ पे रहती है? तो वाइफ जो है वो कनाडा में रहती है। अब समझ में आ गया होगा। अब आगे है आपका कि हु, हुम और हुज। देखिए सबसे पहली बात तो हु, हुम और हुज, हुज तो अलग हो जाता है। तो हु, हुम, दैट, विच, ये जो है, ठीक है, ये सब इसमें सबसे पहला बात है हु, दैट और विच, ठीक है। खास करके इसमें, इस सेंटेंस में मैं बता रहा हूं, इस सेंटेंस में, ठीक है, ये वाला जो हु है, हुम है सॉरी, और ये जो आपका हु है और हुम है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर में ही सब कुछ आपका ग्रामर जो है वो टिका हुआ है। तो यहाँ पे हु है और यहाँ पे हुम है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्रामर में और कुछ ग्रामरेरियंस जो आजकल इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल्स हैं उसमें जो लिखे हैं, या कुछ स्पीकर या राइटर जो लिखते हैं,
इस दोनों को एक तरह से लिखते हैं जो मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। मतलब हु होम को सब्जेक्ट मान बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड इंग्लिश या फॉर्मल इंग्लिश में होम को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है और हु को हमेशा सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बोलते हैं होम डू यू कॉल, दूसरा है होम डू यू कॉल, इंट्रोगेटिव मार्क बन गया ना। तुम किसे बुलाते हो, तुम किसे बुलाते हो। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड बनेगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है होम, बन जा रहा है, लेकिन हु भी यूज़ हो रहा है, तो हु इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है और होम जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हु जो है वो यहाँ पर में बहुत कम देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब क्या है, हम दूसरा एक सेंटेंस इसे में लिख लेते हैं, द बॉय इज माई ब्रदर। द बॉय इज माई ब्रदर। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, दो सेंटेंस है, द बॉय इज माई ब्रदर, होम डू यू कॉल, तुम किसे बुलाते हो या पुकारते हो। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, इसमें ऐसे बोलें कि जिस लड़के को तुम बुलाते हो मेरा भाई है, तो कैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यू है, यू का ऑब्जेक्ट होम है और यू का ही तो ऑब्जेक्ट बॉय बन रहा है, नहीं बन रहा है, बॉय को ही तो बुला रहा है। यहाँ पर में कह रहा है किसे बुलाते हो तुम, तो बॉय को बुलाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में क्या आया आंसर में, बॉय ही तो आया है। तो बॉय है ऑब्जेक्ट और होम भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों एक साथ यहाँ पे आ चुका है। तो इसी कारण से इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। देखिए कैसे क्लॉज बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, होम का यूज़ हमेशा पर्सन के लिए किया जाता है, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स सबके लिए कभी नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए देखिए, लिखते हैं द बॉय हु या होम, मैंने कहा था कि किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में होम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हु जो है नहीं होता है ऐसी स्थिति में, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में होते हैं। द बॉय होम ही समझिए इसको, द बॉय होम यू कॉल। ध्यान दीजिएगा, अब डू हट जाएगा, क्यों? क्योंकि अब पहले वाला का मीनिंग था तुम किसे बुलाते हो और नीचे वाला का मीनिंग हुआ जिसे तुम बुलाते हो, तो इसलिए डू जो है हट जाएगा। ये इंट्रोगेटिव था, अब ये इंट्रोगेटिव में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब होता जरूर। फॉर एग्जांपल डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा ठीक है, द बॉय हु और होम यू कॉल इज माई ब्रदर। देखिए यहाँ पे है, अब है कि क्या यहाँ पे कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा, क्वेश्चन है कि कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे कॉमा लगाने के लिए मैंने रीज़न बताया था कॉमा क्यों लगता है। तो अगर आप इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तब आप कॉमा लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन देना। किस बॉय को बुला रहे हो, कौन सा बॉय, पता नहीं कौन सा लड़का है, राम है कि रहीम है कि राजू है कि कौन है, लोकेश है, पता ही नहीं कौन है। अगर यहाँ पे ये लिखा रहा था राजू, रोहन, डॉक्टर विमलेश, डॉक्टर रजनीश, अगर कुछ भी होता तब तो कॉमा आ जाता। क्यों? क्योंकि पहले ही पता चल जाता ये आदमी डॉक्टर है, या ये आदमी रजनीश है, ये आदमी मोहन है, ये आदमी सोहन है। तो उसके बारे में अगर हम कुछ ऐसे लिखते तो इसका मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ है बॉय, तो पता नहीं है कौन सा लड़का है। और ये भी यहाँ पे मीनिंग हो सकता है जो पहले वाला मीनिंग है कि बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का, ठीक है। तो द बॉय होम यू कॉल इज माई ब्रदर, जिस लड़के को तुम बुलाते हो या पुकारते हो वो मेरा भाई है। अब इसमें दो सेंटेंस है, पहला तो है ये ऊपर वाला, ये देखिए द बॉय इज माई ब्रदर, दूसरा यू कॉल द बॉय। देखिए यहाँ लिख देता हूँ
एनालिसिस करता हूँ इसकी, द बॉय इज़ माई ब्रदर। दूसरा हो जाएगा यू कॉल द बॉय, यू कॉल द बॉय। यहाँ गौर से देखिएगा, मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, इस वाले को, खास करके इस वाले को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, देखिएगा। देखिए, द बॉय इज माई ब्रदर, यू कॉल द बॉय, है ना, 2 बार बॉय आ गया। देखिए यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस से बॉय सब्जेक्ट है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस से बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, कैसे ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, और द बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर में भी तो द बॉय ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि द बॉय को कौन बुला रहा है? तुम बुला रहे हो, तुम। तो द बॉय whom यू कॉल। तो इसी कारण से इसमें पकड़ में आ जाता है। अगर हम इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो इसको एनालिसिस कहा जाता है, और जब हम इस दोनों को दोबारा जोड़ देंगे इसी अवस्था में तो इसको सिंथेसाइज कहा जाता है या सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है।